चलिए सर, शीबा एंड फरहान। जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल पोटेंशियल पढ़ा था, और मैंने आपसे बोला था पोटेंशियल एनर्जी भी करा था हमने। तो मैंने आपसे बोला था कि आज हम कैपेसिटर और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पे बात करेंगे। तो पहले वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसके बाद फिर हम कैपेसिटर पे जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में जैसे जैसे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे कुछ पॉइंट्स हैं आपके लेवल पे जो आपको याद रखने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड। बट इससे पहले कि मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर बताऊं, सबसे पहले आप दोनों में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज अ कंडक्टर? व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर? वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बिल्कुल, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सही कंडक्ट बात, नहीं करता। बिल्कुल सही बात। कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस जिसको आप कहते हो कंडक्टर और इंसुलेटर का, वो मेजर डिफरेंस किस बात का है? तो मेजर डिफरेंस इज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एंड ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, but insulator cannot conduct electricity or electric current because it doesn't have free electrons. तो देखिए सर, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण ये इसमें अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं सर। वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप कोई भी कंडक्टर कंसीडर कर लीजिए, कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का, किसी भी आर्बिट्री शेप का। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कोई भी कंडक्टर आप ले लीजिए, चाहे उसका शेप कुछ भी हो, कुछ भी आर्बिट्री शेप हो सकता है या कुछ भी पर्टिकुलर शेप हो सकता है। मैं अभी आसानी के लिए मैं यहाँ पर जो शेप ले रहा हूँ, मान लो कि वो स्फेरिकल शेप मैंने ले लिया, कि स्फेरिकल शेप का हमारे पास कंडक्टर है। अगर आप किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, इफ विल प्लेस दिस कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर आपने कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ये एक्सटर्नल फील्ड है और उसमें आपने कंडक्टर को रख दिया, ये एक्सटर्नल फील्ड है तो उसमें आपने कंडक्टर को रख दिया, तो कंडक्टर के अंदर के जो चार्जेस हैं, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस, वो अपने आप को दो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे इंड्यूस करेंगे, और तब तक इंड्यूस करते रहेंगे जब तक अंदर की फील्ड बाहर के फील्ड के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो जाती। पता नहीं सर क्या बोले। देखो, इस कंडक्टर को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो इस कंडक्टर कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो सारे के सारे इधर भागेंगे। और निगेटिव चार्जेस दूसरे सरफेस पे ऑफ द कंडक्टर पे आके अरेंज होंगे। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर विल सेपरेट, एंड ये जो चार्जेस हैं ये दो सरफेसेस पे अरेंज होंगे, और तब तक अरेंज होंगे जब तक अंदर की फील्ड, ड्यू टू दिस अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस, जब तक अंदर की फील्ड बाहर के फील्ड के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये चार्जेस अपने आप को दो सरफेसेस पे अरेंज करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो इसको। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्सटर्नल फील्ड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंड्यूस्ड फील्ड। इसका मतलब है कि ई नेट इन साइड द कंडक्टर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बिकॉज दोनों फील्ड एक दूसरे। तो नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा कितनी होती है? नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होती है ना। कंडक्टर कोई सा भी हो, किसी भी शेप का हो, उसके अंदर नेट फील्ड हमेशा कितनी होगी? तो नेट फील्ड हमेशा जीरो होगी। ठीक है। तो दूसरी बात समझते हैं सर। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज करेंगे तो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। मतलब दूसरा पॉइंट ये या दूसरी प्रॉपर्टी ये, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज गिवन टू अ conductor resides on the surface of conductor.
चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रेसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जितना भी आप चार्ज दोगे कंडक्टर को, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है? कंडक्टर के सरफेस पे सारा का सारा चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज जितना भी आप देंगे वो सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे चार्ज रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखिएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब कंडक्टर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी कंडक्टर से, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और अगर कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। कंडक्टर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी, बट होगी कैसी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई सा भी कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। चौथा पॉइंट, एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर कंडक्टर अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसका क्या मतलब? दैट इज पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट on the surface of conductor is same। हर पॉइंट जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे होगा उस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए आपका जितना भी कंडक्टर है वो अपने आप में एक पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। तो कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है भाई, नोट करिए सारे पॉइंट। डन सर। ओके सर, अब आगे की बात सुनो कि हर कंडक्टर अपने आप में एक पोटेंशियल सरफेस होता है। अच्छा, अगर किसी भी कंडक्टर में आप कोई कैविटी बना दें, इफ यू टेक अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर आप एक कैविटी ले लीजिए, तो याद रखिए कि कैविटी के अंदर जो आप चार्ज देंगे वो चार्ज कैविटी के अंदर नहीं रहेगा। द नेट चार्ज इनसाइड द कैविटी ऑल्सो विल बिकम इक्वल टू जीरो। पता नहीं सर क्या बोले। देखो सर, मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर लिया हमने, ये कोई कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर किसी भी आर्बिट्री शेप का हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं गोल बना रहा हूँ तो गोल ही शेप का होगा कंडक्टर। कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। मान लीजिए कि सर इसमें आपने कोई कैविटी बना ली, इसके अंदर एक कैविटी ले ली, ये कैविटी है आपका। कैविटी का मतलब इसका कुछ पोर्शन काट के निकाल दिया, तो उतना जो पोर्शन है वो कैविटी खोखला हो गया। तो इस कैविटी के अंदर अगर हमने कोई चार्ज रख दिया, कैविटी के अंदर हमने कोई चार्ज रखा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कैविटी के अंदर जब आप चार्ज रखेंगे, इनसाइड अ कंडक्टर कैविटी बनाइए और कैविटी के अंदर अगर आप चार्ज को प्लेस करिए, तो होता ही है कि सर आपके जो ये चार्ज है उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज इंड्यूसेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, एंड उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विल इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कैविटी। देखिए सर, कैविटी के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया? तो कैविटी के अंदर जो नेट चार्ज है दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर किसी कंडक्टर में आप कैविटी बनाते हैं और कैविटी के अंदर चार्ज रखते हैं, तो चार्ज उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज
कैविटी के इनर सरफेस पे इंड्यूस होगा ताकि नेट चार्ज इन द कैविटी बिकम्स इक्वल टू 0। तो सर बाहर वाले सरफेस पे क्यों चार्ज इंड्यूस होगा, उसका कारण है कि देखो सर चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब अगर आपने चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि चार्ज डजंट चेंजेस विद टाइम। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर कंजर्व्ड है तो इसका मतलब कि सर कैविटी को आपने चार्ज तो दिया था, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया था, ऑल्दो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर उसका जो चार्ज है उसको आपने जीरो कर दिया, बट चार्ज तो दिया था आपने, तो चार्ज शुड बी जस्टिफाइड। जितना आपने चार्ज दिया वो चार्ज जस्टिफाई होना चाहिए। तो चार्ज जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, चार्ज को जस्टिफाई करने के लिए आप बाहर वाले सरफेस पे भी क्या करेंगे, तो बाहर वाले सरफेस पे भी चार्ज को इंड्यूस करेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आई हो आपको। जैसे अगर मान लीजिए कि यही कंडक्टर हो आपका, ये कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर हम फिर से कैविटी बना दें और इस कैविटी के अंदर हम निगेटिव चार्ज रख दें, माइनस क्यू चार्ज। अगर हमने कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज रख दिया तो नेगेटिव चार्ज रखने पर क्या होएगा सर, तो नेगेटिव चार्ज रखने पर याद रखिए उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी। ठीक है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दिस इज हाउ द चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन द केस व्हेन द चार्ज इज केप्ट इनसाइड द कैविटी। तो अगर चार्ज को कैविटी के अंदर रखोगे तो नेट चार्ज अल्टीमेटली कैविटी के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर कैविटी के इनर एंड आउटर सरफेस पे चार्जेस विल इंड्यूस टू मेक द चार्ज इनसाइड द कैविटी इक्वल टू जीरो। द नेट चार्ज इनसाइड द कैविटी, the net charge inside the cavity of a conductor is always zero। मतलब पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, the net charge inside the cavity of a conductor is always zero। हो गया सर, आगे बढ़े। जी सर। देखिए सर, कंडक्टर के आपको मैंने बोला कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, कंडक्टर किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, देखो अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बट एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर यू विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर के किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका रिलेशन चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर के साथ होता है। और वो क्या होता है उस बात को देखो, मान लो कि मैं कोई भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लेता हूँ, मान लो, अरे मान लो इस शेप का मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, ये कौन सा शेप है मुझे भी नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी आर्बिट्री शेप का मैंने कोई कंडक्टर ले लिया मान लीजिए। तो इस कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे तो आपको मैंने बोला, अच्छा मैंने आपसे ये भी बोला है कि चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिसाइड्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो जितना भी चार्ज देंगे आप इसको, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा, तो अनडाउटेडली सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर रिसाइड करेगा। तो इस कंडक्टर के केस में अगर आप चार्ज दे रहे हो ना, तो सारा का सारा चार्ज एक बात तो क्लियर है कि सरफेस पे रिसाइड करेगा, बट सरफेस के हर पॉइंट पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, बिकॉज कंडक्टर इज ऑफ आर्बिट्री शेप। तो चार्ज डेंसिटी एट एवरी पॉइंट विल नॉट बी सेम। चार्ज की वैल्यू सेम ना होने का मतलब कि चार्ज डेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इन दिस सिचुएशन विल नॉट बी सेम। तो सर क्या ये जरूरी है कि हमेशा सेम नहीं होता है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर कोई सिमेट्रिक शेप का होता तो फिर चार्ज डेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर वुड हैव बीन सेम। ठीक है, तब चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होती। बट बिकॉज द कंडक्टर इज नॉट ऑफ सम पर्टिकुलर शेप, इट इज ऑफ सम आर्बिट्री शेप, कहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, कहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो इसलिए जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी आपकी यहाँ पर हर पॉइंट पर सेम नहीं होगी। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो। मान लीजिए इससे हर पॉइंट की चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। अब एक बात समझिए कि किसी भी रीजन में अगर हम कोई एक गॉसियन सरफेस ले लें, हो सकता है फरहान तुम्हें ये गॉसियन सरफेस वाली बात ना समझ में आए, क्योंकि गॉस लॉ शायद आपको याद ना हो, तो नहीं भी समझ में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, बस इसका फाइनल रिजल्ट याद रखना कि जो मैं अभी इसका फाइनल रिजल्ट कहने वाला हूँ उस बात को याद रखिएगा कि सर मान लीजिए कि ये कोई गॉसियन सरफेस ले लिया आपने। अब ये अगर कोई गॉसियन सरफेस ले लिया सच दैट कि सम पार्ट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज इनसाइड दिस
body and some part of the Gaussian surface is outside of the body. तो इस केस में क्या होएगा, इस केस में इस Gaussian surface पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होएगी। तो देखिए सर सीधी बात समझिए कि सर अगर आपने Gaussian surface ले लिया तो आपको मालूम है कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती है। तो एक बात तो क्लियर है कि सर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर इस तरह से होगी। और आउटवर्ड क्यों होगी, तो आउटवर्ड इसलिए होगी क्योंकि चार्ज आपने कैसा लिया है, तो चार्ज आपने पॉजिटिव लिया सर, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो ये आपका अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए सर इस सरफेसेस पे अगर आप देखें तो इस सरफेस पे अगर इस सरफेस पे नॉर्मल लेंगे आप तो नॉर्मल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर नॉर्मल लेंगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला जो अंदर वाला इस सिलेंडर का जो अंदर वाला सरफेस है दैट विल लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है अगर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है। अच्छा तो कर्व्ड सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस विल बी इक्वल टू 0। व्हाई विल इट बी इक्वल टू 0, बिकॉज़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर थीटा कौन सा थीटा, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। यही तो करते हैं सर आप। ठीक, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सरफेस का आएगा। तो फ्लक्स विल बी सिंपली, मान लो इस सर्कुलर सरफेस का जो एरिया है लेट दैट बी डी ए, तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं E मल्टीप्लाइड बाय डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, एक कंडक्टर पे जो चार्ज आप दोगे तो उसकी डेंसिटी होगी, और उस चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो आपको एक बात मालूम है कि सर आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज कैन बी रिटन एज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो अगर मुझे ये पता करना है कि भाई इतने रीजन में, इतना रीजन जो आपने कंडक्टर का लिया है, इतना रीजन, इसमें कितना चार्ज इंक्लोज है, तो इसको हम लिख सकते हैं E मल्टीप्लाइड बाई डी ए इज इक्वल टू डी ए इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब सरफेस ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। वो हमेशा क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए अगर मेरी बात समझ में आ गई हो। Done, sir. चलिए सर, तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जो आपको मैंने बताया है। अब यहाँ पर कंडक्टर की बात हमने करी क्यों, ये बीच में कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या थी,
बिकॉज जो अल्टीमेटली हमें चैप्टर पढ़ना है अभी वो है कैपेसिटर, और कैपेसिटर में बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स ओनली। तो कैपेसिटर पढ़ने के लिए आपको ये बीच में कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कैपेसिटर में कोई और चीज है नहीं है, बल्कि कैपेसिटर कंडक्टर ही से बनता है, तो इसलिए आपको कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस की गई है। अब देखिए सर, अब चैप्टर का नाम लिख डालिए, इसके बाद ये छोटे से प्रॉपर्टीज के बाद लिखिए अब कैपेसिटर। कैपेसिटर, यहां से खेल आपका शुरू होता है। कैपेसिटर, अब देखिए सर बेसिकली कैपेसिटर क्या है, तो आप लोगों को एक बात पता होगी, कैपेसिटर इज बेसिकली द अरेंजमेंट टू स्टोर एनर्जी। इस बात को याद रखिएगा, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर नहीं करता। ठीक है, कैपेसिटर आप कहोगे कि सर चार्ज तो स्टोर होता है ना, हमने सुना है कैपेसिटर चार्ज होता है। हाँ भाई होता है वो चार्ज, और चार्ज होता है मतलब कैपेसिटर को एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, अगर वो एनर्जी आपको कैपेसिटर की चाहिए या कैपेसिटर को आपको वर्क करवाना है या कैपेसिटर से वर्क लेना है, तो कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा। भाई वो होता है ना कि अगर आपको सरकारी इंसान से कोई काम करवाना है तो रिश्वत देनी पड़ती है, तो वैसे ही अगर आपको कैपेसिटर से कोई काम करवाना है तो आपको कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तभी वो अपने अंदर की जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आपको देगा। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटर क्या चीज है, तो कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस होता क्या है, तो इससे पहले कि मैं कैपेसिटर डिफाइन करूं, मैं पहले कैपेसिटेंस बता दूं आपको कि सर अगर आप कोई भी कंडक्टर लेंगे, कोई भी कंडक्टर, मान लीजिए कोई कंडक्टर आपने ले लिया, और इस कंडक्टर को अगर आप चार्ज करेंगे तो सर जब जैसे जैसे आप कंडक्टर को चार्ज करेंगे वैसे वैसे इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी राइज करेगा। ठीक है, तो आपका जो चार्ज ऑन द कंडक्टर दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। आप जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो कंडक्टर को, तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर एंड चार्ज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां से आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यही जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं या कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटेंस, और इसका दूसरा नाम कैपेसिटी। ये कैपेसिटेंस या कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं हम, तो याद रखिए कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। मतलब किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी जिस एबिलिटी के थ्रू वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, कोई भी कंडक्टर जिस एबिलिटी के अनुसार चार्ज को स्टोर कर सकता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, है ना। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर बेसिकली कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। अभी हम कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे, हम सिंपली कैपेसिटी बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिए सर, दूसरा पॉइंट ये है कि कैपेसिटी तो ये मतलब हो गया, बट अच्छा इस कैपेसिटेंस की यूनिट की अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है सर, तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है आपकी फैराड। एसआई यूनिट अगर आप देखें तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, बट फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, ये बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, इसलिए जनरली हम फैराड यूज नहीं कर रहे होते हैं। जनरली जो यूनिट्स यूज कर रहे होते हैं वो है माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड। कैपेसिटेंस की जो फैराड यूनिट है वो एसआई यूनिट जरूर है, बहुत बड़ी यूनिट है। क्या कितनी बड़ी यूनिट है सर, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट समझो कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, अगर मैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखूं, क्यों सर स्फेरिकल कंडक्टर क्यों ले रहे हो, क्योंकि कैपेसिटेंस का मतलब होता है पोटेंशियल, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो हमें स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल पता है, हमने पढ़ा है, इसलिए हम कैपेसिटेंस किसका निकाल रहे हैं, स्फेरिकल कंडक्टर का। तो सर अगर किसी और कंडक्टर का निकालना होगा तो वैसे तो आपको किसी और कंडक्टर का पूछा नहीं जाएगा, बट अगर मान लीजिए पूछा भी जाए तो आपको उस कंडक्टर का क्या पता होना चाहिए, उस कंडक्टर का आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए या पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको पोटेंशियल या पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है तो आप उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो खैर तो मैंने लिखा है सर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर मान लीजिए कि स्फेरिकल कंडक्टर हो हमारे पास, स्फेरिकल कंडक्टर, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर हमारा है सच दैट कि ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस लिखना चाहते हैं, इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है लेट दैट रेडियस बी आर, और इस पे जो चार्ज है लेट दैट चार्ज बी इक्वल टू क्यू।
इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो चार्ज है वो Q है, ठीक है। तो अब इसका अगर हमें कैपेसिटेंस लिखना है तो सबसे पहली बात पोटेंशियल लिखेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल की वैल्यू होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। तो अगर हम इसका कैपेसिटेंस लिखें तो कैपेसिटेंस विल बी रिटन एज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल। अगर आप कैपेसिटेंस लिखेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए स्फेरिकल कंडक्टर की, क्योंकि 4 से चार्ज डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। अब इसमें एक बात समझते हैं, अगर मान लो कि मुझे इफ C इज इक्वल टू 1 फैरेड चाहिए, 1 फैरेड, तो उसके लिए इस कंडक्टर का साइज कितना होना चाहिए टू हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड, ठीक है। मान लीजिए आपको कंडक्टर का कैपेसिटेंस चाहिए 1 फैरेड, तो इसका कुछ तो साइज होना चाहिए ना। तो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दिस कंडक्टर टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड? तो देखो सर, यहाँ पर C की जगह 1 रख दो, ये 4 पाई इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ से रेडियस की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कितना मीटर। ये जो रेडियस आपको दिखाई दे रही है ना, दिस रेडियस इज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के रेडियस से भी बड़ा है। मतलब आपको एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए होगा जिसका रेडियस या जिसका साइज अर्थ के रेडियस से भी बड़ा हो, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि उस केस में दिस कंडक्टर विल हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसका मतलब है कि सर कैपेसिटेंस 1 फैराड होने के लिए आपके स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस अर्थ से बड़ा होना चाहिए। तो सोच लो ये कितनी बड़ी यूनिट है। 1 फैराड का कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको कभी भी कोई कंडक्टर ऐसा नहीं बना सकते जिसका रेडियस अर्थ से बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब है कि इट इज अ वेरी ह्यूज यूनिट, और इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट, जो बेसिकली प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली उसको टू गेट दैट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम जो कैपेसिटेंस का, ऑल्दो SI यूनिट इज फैराड, still what we use is not the farad, we use nanofarad, millifarad और microfarad। मतलब जो हमारे कैपेसिटर होते हैं या कैपेसिटेंसेस होते हैं वो हम मेजर करते हैं मिली फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड में, क्योंकि वो 1 फैराड से बहुत छोटे होते हैं। तो इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए सर, कैपेसिटर की अब बात करते हैं। कैपेसिटर, मैंने आपसे कहा कि कैपेसिटर क्या चीज है। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है ऑफ कंडक्टर्स टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप देखिए, मान लीजिए सर कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर में बेसिकली 2 प्लेट होते हैं, तो वो सब आप जानते हैं। डायरेक्टली हम फॉर्मूले की कहानी से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि सर आपके ये कैपेसिटर का ये प्लेट है। अच्छा, प्लेट कहने का मतलब कि दैट प्लेट विल हैव सम सरफेस एरिया। ये ऐसा प्लेट, प्लेट का मतलब ये ऐसा, ये प्लेट है, ये कोई लाइन नहीं है, ये प्लेट है। एक पे आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और दूसरा वाला जो प्लेट होता है, दूसरा वाला प्लेट, उस पर आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं। देयर इज नेगेटिव चार्जेस ऑन द सेकंड प्लेट। तो इस दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं दूसरे वाले प्लेट पे। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये मान लीजिए D है। इन दोनों का जो सरफेस एरिया है वो मान लीजिए A है। सरफेस एरिया ऑफ बोथ इज सेम, सरफेस एरिया ऑफ बोथ इज सेम। इसका सरफेस एरिया A, इसका भी सरफेस एरिया A। इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इस केस में जो इसका कैपेसिटेंस है वो लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट A by D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D। इसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द सरफेस, B इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है कि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम,
ठीक, आगे की कहानी पे चलते हैं सर। ये छोटा सा फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने। जी सर। अब देखिए कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे, अब मेन कहानी समझो, ये नई चीजें सिखा रहा हूँ जो अब जो सिखा रहा हूँ। कैपेसिटर को जब भी आप चार्ज करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा, और कैपेसिटर का काम ही यही है कि टू स्टोर द एनर्जी। तो किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज रिटन एज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये हाफ CV स्क्वायर ये जानते हैं आप, कहाँ पर नई चीज आएगी वो मैं अभी बताऊंगा। या इसी एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ इंटू क्यू इंटू वी, या इसी को एनर्जी को आप लिख सकते हैं एनर्जी कैन बी रिटन एज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द एनर्जी, दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर एनर्जी। अच्छा, किसी भी कैपेसिटर को अगर आप चार्ज करेंगे, तो कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो एनर्जी स्टोर करने के लिए तो उसके अक्रॉस आप सेल कनेक्ट करेंगे, सेल V वोल्ट का, और ये C। तो वर्क डन जो आपका होता है, वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल, सेल का जो वर्क डन है, वर्क डन बाई सेल, दैट विल बी इक्वल टू ओनली Q इंटू V। मतलब वर्क डन कितना हो रहा है, QV, और एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ QV। क्लियर है? या आप इसको ये भी कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू C इंटू V, या आप ये भी कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई C। तो जितना वर्क होता है उसका हाफ ऑफ द अमाउंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है हाफ ऑफ द वर्क डन इज लॉस्ट। आधा जो वर्क है वो लॉस होता है, आधा ही सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वो आधा जो लॉस हुआ वो कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा वो हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपिएट कर जाता है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है व्हेनेवर यू चार्ज अ कैपेसिटर। क्यों हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो सेल और कैपेसिटर को आप वायर से कनेक्ट करोगे, कंडक्टर से कनेक्ट करोगे, and due to the resistance of this conductor some of your energy will be lost in the form of heat। तो heat energy जो loss होगी वो एक्चुअली में क्या होती है, वो होती है work done by the cell or on the cell minus of change in potential energy, minus of change in potential energy of the capacitor, capacitor के potential energy का change। इसमें याद रखिएगा कि वर्क डन बाई सेल अगर हो रहा हो, अगर सेल वर्क कर रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और वर्क डन अगर ऑन सेल हो रहा हो, सेल पे वर्क हो रहा हो, तो वर्क डन विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है? और ये चेंज इन एनर्जी क्या है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इसको लिखिए सर। हो गया? यस। अब देखिए सर, इस पे पहले एक क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ, उसके बाद के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए कि आपका एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एक सेल लगा रखा था। ये इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल कैपेसिटर मान लेते हैं कि 4 माइक्रोफराड का है, और इसके अक्रॉस हमने सेल लगा रखा था 2 वोल्ट का। ठीक है? इनिशियली फॉर अ सफिशियंटली लॉन्ग टाइम, मतलब इतने लंबे समय तक हमने लगा रखा है। जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए सफिशियंटली लॉन्ग टाइम, तो सफिशियंटली लॉन्ग टाइम का एक मतलब याद रखिएगा कि ये टाइम की वो बात कर रहा है, ये उतने टाइम की बात कर रहा है जितने में कैपेसिटर आपका कंप्लीटली चार्ज हो जाए। तो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन और दिस इज द इनिशियल केस। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि ये जो कैपेसिटर है आपका, उसकी फाइनल सिचुएशन ये है कि फाइनल सिचुएशन या फाइनली ये है कि हमने क्या किया, ये 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के अक्रॉस ये सेल लगा रखा था 2 वोल्ट, वो हटा के इसके अक्रॉस 4 वोल्ट लगा दिया। दिस इज द फाइनल सिचुएशन, दिस इज फाइनली। ठीक है? इनिशियली ये था, फाइनली ये था। आपको ये कहा जा रहा है कि जब ये 2 वोल्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय 4 वोल्ट, what will be the heat energy lost in the process? Heat energy produced when 4 वोल्ट is connected। ये आपका क्वेश्चन।
भाई इस प्रोसेस से उस प्रोसेस में जाने के लिए हीट एनर्जी कितना लॉस हुआ, तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप कि जब ये इनिशियली कनेक्टेड था, तो व्हाट इज द इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर? तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विल बी रिटन एज इक्वल टू सीवी, है ना, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सीवी लिखा था ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। जब आपने इसको फाइनल कैपेसिटर इसके साथ लगा दिया तो कितना हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट हैज ट्रांसफर्ड ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ दिस 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट लगाने से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ एक्स्ट्रा 8 माइक्रो कूलम, नहीं आया। इसका मतलब 4 वोल्ट वाले सेल ने कैपेसिटर को कितना चार्ज ज्यादा दिया, 8 माइक्रो कूलम ज्यादा किया। तो सेल ने कितना वर्क किया होगा, तो 8 माइक्रो कूलम को ट्रांसफर करने में जो वर्क करना पड़ा होगा वही इस 4 वोल्ट का वर्क होगा। क्या मेरी बात समझ आई आपको या नहीं आई? फिर से सुनिए जी सर। भाई, 2 वोल्ट का सेल लगा रखा था तो 8 माइक्रो कूलम तो उसके पास ऑलरेडी था। उसके बाद जब आपने 2 वोल्ट को 4 वोल्ट से रिप्लेस किया तो फाइनल चार्ज उसका 16 हो गया। बट एक बात बताओ, क्या 4 वोल्ट वाले सेल ने सारा का सारा चार्ज डिलीवर किया होगा पूरा 16? तो नहीं सर, क्योंकि पहले ही से उस कैपेसिटर पे चार्ज है 8 माइक्रो कूलम का, तो दूसरे वाले सेल ने तो सिर्फ 8 माइक्रो कूलम ही दिया होगा ना। तो इसका मतलब है कि हीट एनर्जी जो इस केस में प्रोड्यूस हुई होगी वो कितनी हुई होगी, तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन बाय द सेल कितना होगा, जितना से चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा क्यू, दिस इज द चार्ज ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर्ड कितना है 8 इंटू 4 माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखोगे आप, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू सी, सी की वैल्यू 4 इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस ऑफ हाफ इंटू सी, सी की वैल्यू फिर से कितनी 4 इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आ जाए वो फाइनल आंसर है। देखिए सॉल्व करके क्या आ रहा है। हुआ सर कुछ कुछ हजम? सर अगर मान लो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होता, उसके बाद आप उसको 4 वोल्ट के सेल के साथ लगाते, तो सारा का सारा चार्ज 16 माइक्रो कूलम पूरा का पूरा चार्ज 4 वोल्ट वाला सेल ट्रांसफर करता। बट ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज नहीं है, इस पे ऑलरेडी कुछ चार्ज है, तो दूसरा वाला जो सेल इसको ट्रांसफर करेगा वो क्या ट्रांसफर करेगा, तो द डिफरेंस ऑफ द चार्ज ट्रांसफर करेगा वो। हो गया? जी सर। एक करके बताइए तो देखिए कितना पहले आपको समझ में आएगा, उसके उसके बाद फिर मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को चेंज करूंगा। एक पहले आप लोग करके बताइए कि मान लीजिए कि ये अपना कैपेसिटर है,
और इसके अक्रॉस आपने एक सेल लगा रखा है, मान लीजिए 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये 4 वोल्ट का सेल आपने लगा रखा है इनिशियली। उसके बाद इसी कैपेसिटर के अक्रॉस आपने इस सेल को 4 वोल्ट के सेल को रिप्लेस कर दिया बाय 6 वोल्ट का सेल, इसी 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को। दिस इज द इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन। आपको फिर से बताना है कि व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट की वैल्यू निकालनी है, हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, करिए बताइए। कितना है सर आंसर? सर 6 आया। 6 है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज पता करिए कि इनिशियली जो इस 4 वोल्ट के कारण इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू CV। तो C इंटू V, तो दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। और फाइनल जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा, तो 6 3 18 माइक्रोकूलम। ठीक है, 18 माइक्रोकूलम। इसका मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर होगा बाय कनेक्टिंग द सेल ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस द सेम कैपेसिटर, तो दैट विल बी इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड। 6 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय कनेक्टिंग द सेल। तो सेल को कनेक्ट करने के कारण 6 माइक्रोकूलम का चार्ज ट्रांसफर होगा। अब सर इसमें हीट एनर्जी निकालना है, तो हीट एनर्जी मैंने क्या बोला है, हीट एनर्जी बेसिकली इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द सेल इन ट्रांसफरिंग द चार्ज। तो ये सेल 6 वोल्ट का कितना ट्रांसफर कर रहा है चार्ज को, 6 माइक्रोकूलम। तो 6 इंटू 6 माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ इंटू CV स्क्वायर। तो C तो वही रहेगा इंटू V का स्क्वायर मतलब 36 माइनस ऑफ हाफ इंटू C की वैल्यू 3 इंटू V का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 18, तो 54 माइनस ऑफ 8 24, 24 तो 30। तो इसका मतलब है 6 माइक्रोजूल इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट। यही आया है फरहान आपका? जी सर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक वैरायटी जिसमें चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द सेल और इसमें वर्क इज बीइंग डन बाय द सेल। ठीक है, इसी में आप वैरायटी में चेंज करके बताता हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, शीबा एंड फातिमा, आई एम इरेजिंग दिस नाउ। Yes, sir. ठीक है, अब सुनिए। अब देखिए इसी में अगर मान लीजिए कि ऐसा हो, ये सर दो अलग अलग कंडीशन समझते हैं कि अगर इसी में ऐसा हो कि सर ये एक सेल लगा रखा है आपने और इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन फिर से वैसे ही कुछ, ये 4 वोल्ट का सेल लगा रखा है आपने और मान लीजिए कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफैराड, आपने अब इसको 2 वोल्ट कर दिया एंड कैपेसिटर इज स्टिल ऑफ 2 माइक्रोफैराड ऑफ कोर्स। अब आपको इस केस में हीट एनर्जी पूछी जाए। अब अगर इस केस में आप बात करेंगे हीट एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में इफ विल कैलकुलेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज,
तो इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू कितना 8 माइक्रोकूलम विल बी द इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज. तो फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी 4 माइक्रोकूलम. इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज इज 8 माइक्रोकूलम, फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम. ठीक है, ये 8 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम ये आपके चार्जेस की वैल्यू आ रही है. अगर आप देखें तो बाद में जो चार्ज है वो कम हो गया है और पहले जो चार्ज था वो ज्यादा था और बाद में जो चार्ज है वो कम हो गया है ना. बाद का चार्ज इज लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज. इसका मतलब यहाँ पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. तो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज. अब जहां पर भी चार्ज के डिक्रीज की बात है ना, वेर एवर यू हैव द केस ऑफ डिक्रीज ऑफ द चार्ज, तो आप हमेशा इस बात को ऐसे अज्यूम करिएगा जो एक्स्ट्रा चार्ज है दैट विल फ्लो इनटू द सेल. जैसे आपको पता है कि सर जो चार्ज इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं कि चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम द सेल. ठीक है, तो उसी तरह से अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है दैट इज फ्लोइंग इनटू द सेल. वो एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, तो दैट विल फ्लो इनटू द सेल. ठीक है, ये आप अज्यूम करेंगे कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो सेल के अंदर फ्लो कर रहा है. तो इस केस में यू विल अज्यूम दैट कि द वर्क इज बीइंग डन ऑन द सेल. आपसे बोला था ना कि वर्क इज डन बाय द सेल और ऑन द सेल. तो यहाँ पर यू विल अज्यूम दैट कि वर्क इज बीइंग डन ऑन द सेल. वर्क क्या हो रहा है, वर्क सेल पे हो रहा है. और बिकॉज वर्क इज बीइंग डन ऑन द सेल तो इसलिए आप वर्क डन बाय द सेल को आप क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे. तो यहाँ पर पहले तो आप चार्ज की वैल्यू लिख लें कि कितना चार्ज का डिफरेंस आएगा. तो दैट विल बी इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम. दिस इज द डिफरेंस ऑफ द चार्ज एंड वर्क इज बीइंग डन ऑन द सेल. तो इस केस में अगर आप हीट एनर्जी लिखेंगे तो देखिएगा बच्चों, हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड 4 into 2, 4 into 2, चार्ज ट्रांसफर्ड इज 4 और सेल की वैल्यू कितनी है 2 माइनस साइन के साथ. ठीक है, जब भी चार्ज डिक्रीज हो तो आपको ये अज्यूम कर लेना है कि द एक्स्ट्रा चार्ज हैज फ्लोन इनटू द सेल और वर्क जो होगा वो नेगेटिव माना जाएगा. एक्स्ट्रा चार्ज हैज फ्लोन इनटू द सेल और वर्क जो होगा वो नेगेटिव माना जाएगा. क्लियर. माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो हाफ इनटू C into V का स्क्वायर is 4 minus of half into C into V का स्क्वायर is 60. अब इसको सॉल्व करके देखिए तो दिस इज -8 माइनस ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो दिस विल बी 4 माइनस ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो दिस विल बी 16. तो ये -12 हो गया. माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस ऑफ 12. तो इसका मतलब है 4 माइक्रोजूल. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट. ये हीट एनर्जी आएगा. नोट करिए सर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब निगेटिव लेना है. डन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसी में एक और वैरायटी समझ लीजिए. ये तो हो गया कि जब आपका द चार्ज फ्लोज इनटू द सेल तो उस केस में ये कंडीशन है. अब इसी में एक और केस में लगा सकता हूँ. एंड व्हाट इज दैट केस, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. कि सर अगर इसी में मैं आपसे कहूँ कि ये कैपेसिटर है आपका, ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इसका क्रॉस 6 वोल्ट का सेल हमने लगा रखा है. ये इनिशियल सिचुएशन. फाइनल सिचुएशन ये है कि सर ये 3 माइक्रोफैराड का सेल, सॉरी 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, सेल वही है, जस्ट हम इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हैं. सेल अभी भी वही. ये फाइनल सिचुएशन है. फाइनल सिचुएशन में सेल की वोल्टेज वही है जो इनिशियल सिचुएशन में सेल का वोल्टेज है. दैट इज सेम एज द फाइनल सिचुएशन का सेल का वोल्टेज. बट सिर्फ पोलैरिटी रिवर्स करी गई. The polarity in the initial situation and the polarity in the final situation is not same. The polarity has been reversed. अब इस केस में इसी क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे करें. तो इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पर जो आपका सेल कनेक्ट किया हुआ है हमने, तो ये जो प्लेट, याद रखो हमेशा कैपेसिटर का वो प्लेट जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल के साथ कनेक्टेड होता है उस पर हम चार्ज पॉजिटिव अज्यूम करते हैं और वो प्लेट जो नेगेटिव ऑफ द सेल के साथ कनेक्टेड होता है उस पर चार्ज हम नेगेटिव अज्यूम करेंगे. फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द plate of a capacitor which is connected to the positive polarity of the cell will have positive charge and the plate of the capacitor which is connected to negative polarity of the cell will have negative charge. Clear? तो इस पे
जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है उस पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ जो कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आप देखो ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? लाइक कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। The two plates of the capacitor has equal and opposite charges. One has positive, तो another one has negative charges. Clear? अच्छा, what would be the value of the charge? तो चार्ज की वैल्यू अगर आप देखें तो 18 माइक्रोकूलम है। अब देखिए इस वाले प्लेट पे प्लस 18, ये बाहर मैं दिखा रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि दो प्लेट के बीच में इतना जगह नहीं बचा है, तो बस आप समझ लीजिएगा ये प्लस 18 तो इस पे माइनस 18। बट पहले केस में जो प्लस 18 था वो अब माइनस 18 हो गया, और जो माइनस 18 था वो प्लस 18 हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां तक मेरी बात समझ में आई? The plate which was positively charged has now become the negatively charged, and which was negatively charged has now become positively charged, but the polarity has reversed. तो सर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर इस केस में कि इज देयर एनी एनर्जी लॉस और नॉट, हीट एनर्जी इस केस में प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, क्या होगा? तो यस होगी, अभी भी प्रोड्यूस। क्यों होगी, बात समझिए सर। जब आप इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे ना, व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द सेल विल बी रिवर्स्ड, तो आपको मालूम है कि इसका जो पहले वो था वो कितना था, प्लस 18, अब कितना है, माइनस 18। मुझे एक बात बताओ, कोई वैल्यू प्लस 18 थी, अब वो माइनस 18 हो गई, तो प्लस से माइनस बनने में इसमें क्या आपने ऐड किया होगा, कितनी वैल्यू आपने ऐड की होगी सो दैट इट बिकम्स नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव हो जाए। नहीं समझे भाई? इसमें अगर आप -36 ऐड करेंगे तो ये -18 नहीं हो जाएगा बच्चों? जी सर। इसका मतलब समझाता हूं, इसका मतलब यह है कि जब आप इस वाले को, जब आप इस वाले सेल के साथ ऐड कंबाइन करेंगे पोलैरिटी रिवर्स करके, तो एक्चुअली में मैं ये कह सकता हूं कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से -36 कूलम माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो इस -36 का -18 क्या करेगा, इसके चार्ज को जीरो कर देगा, और बाद वाला जो -18 है वो जाके इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड हेंस दिस प्लेट विल हैव -18 माइक्रोकूलम। सिमिलरली इस पॉजिटिव वाले ने क्या किया होगा, पॉजिटिव वाले ने +36 माइक्रोकूलम चार्ज डिलीवर किया होगा। इस +36 का +18 जाके इस -18 को नलीफाई कर देगा, मतलब जीरो कर देगा, ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ है वो जाके इस पे अपीयर हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर बस याद रखिएगा कि द चार्ज ट्रांसफर्ड इज डबल दैट ऑफ द चार्ज विच इज ऑन द प्लेट्स, और चार्ज ट्रांसफर्ड इज 36। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू बोथ ऑफ यू कि यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर्ड है वो कितना है सर, तो वो चार्ज ट्रांसफर्ड कितना है, वो चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 36 है, ठीक है। तो इस केस में आप हीट एनर्जी अगर आप लिखेंगे हीट, तो हीट की वैल्यू क्या आएगी सर, हीट की वैल्यू आ जाएगी वर्क डन। Work done will be equal to 36 multiplied by 6, which is the charge transferred multiplied by the voltage of the cell, minus of half CV square C3 V का square 36 minus of half CV square, तो 3 into 36, क्योंकि सेल तो वही है ना, सेल की पोलैरिटी से एनर्जी को कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुई बात? सेल की पोलैरिटी से कोई एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो वही रहेगा, तो एनर्जी का डिफरेंस तो जीरो आएगा। सिंपली इससे जो रिजल्ट आ जाए 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 से, वही आपका हीट एनर्जी, ये आपकी हीट एनर्जी। समझे? नोट कर लो सर इसको। ओके सर, तो आज इतना ही रहने दीजिए, रेस्ट विल डिस्कस सम अदर डे।
थैंक यू।